वैशाली का पति विदेश में काम करता था और वो अपने बूढ़े ससुर रामेश्वर प्रसाद के साथ रहती थी। एक दिन उसने अदालत में केस कर दिया कि मेरा ससुर मुझे गलत काम, दुष्कर्म का निशाना बनाता है। तो पुलिस रामेश्वर को पकड़कर ले गई और उसे इतना मारा कि बूढ़ी हड्डियां टूट गईं। लेकिन रामेश्वर अपनी बात पर अडिग था कि मैं अपनी बहू के साथ ऐसा सोच भी नहीं सकता। अगले दिन अदालत ने रामेश्वर और वैशाली को बुलवा लिया और रामेश्वर की बुरी हालत देखकर वैशाली दिल ही दिल में बहुत खुश थी। लेकिन जब जज ने मेडिकल रिपोर्ट मांगी तो वैशाली की हवाइयाँ उड़ गईं, क्योंकि रामेश्वर प्रसाद, आपको अपनी बहू के साथ रेप के जुर्म में गिरफ्तार किया जाता है। भागने की कोशिश करने के बजाय कानून का साथ दीजिए और अपने आप को पुलिस के हवाले कर दीजिए। कठोर चेहरे वाले पुलिस इंस्पेक्टर ने रामेश्वर प्रसाद के सामने हथकड़ी लहराई तो उसकी जैसे आत्मा भी कांप गई। पुलिस की गाड़ी उसके दरवाजे के सामने आकर रुकी थी और मोहल्ले के कुछ लोग खिड़कियों और दरवाज़ों से झांक रहे थे। पुलिस की बात सुनकर रामेश्वर प्रसाद के बूढ़े शरीर पर कपकपी तारी हो गई और वो ना में सर हिलाने लगा। उसके होंठ कँपकपाने लगे और सांस उथल-पुथल हो गई। उसने काँपती आवाज़ में कहा, नहीं नहीं सर, आपको गलतफहमी हुई है। मेरी बहू मेरी बेटी जैसी है। वो ज़रूर कोई दूसरा रामेश्वर होगा। आप उसकी तलाश कीजिए, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता। कहते हुए वो आगे बढ़ने लगा तो एक हवलदार ने आगे बढ़कर रामेश्वर को पीछे धकेल दिया। धक्का लगने के बाद वो लड़खड़ाकर नीचे गिर गया। ज़मीन पर गिरते ही उसके बूढ़े शरीर से एक करहा निकल गई और वो दोनों हाथों के बल ज़मीन पर टिक गया। उसके चेहरे पर डर और बेबसी की मिलीजुली हालत साफ देखी जा सकती थी। इंस्पेक्टर ने बेरहमी से कहा, पहनाओ इसे हथकड़ी और फौरन थाने लेकर चलो। थाने में जाएगा, इसकी मरम्मत होगी तो सब कुछ सच सच उगल देगा। जो इतने घिनौने अपराध को कर चुका है बिना किसी डर और खौफ के, वो क्या किसी के सामने अपने जुर्म को खाक कबूल करेगा जब तक कि इसको खुराक न दी जाए। इंस्पेक्टर की बात सुनकर रामेश्वर पर तो जैसे घड़ों पानी पड़ गया। उसके चेहरे का रंग पीला पड़ गया और आंखों के पास काले निशान और साफ हो गए। उसने हाथ जोड़ते हुए कहा, सर, मैं एक इज्जतदार नागरिक हूँ और मुझे अपनी मर्यादाओं का बहुत अच्छे तरीके से पता है। मैं एक धार्मिक व्यक्ति हूँ, ऐसे किसी पाप का भागी नहीं बन सकता। पास ही तो मेरा घर है, चलिए सारी बात वहीं मेरी बहू के सामने कर लेते हैं। जब मेरी बहू आपसे कहेगी कि मैंने ऐसा कोई अपराध नहीं किया, तब तो आपको विश्वास हो जाएगा। वो सवालिया नज़रों से इंस्पेक्टर की तरफ देखने लगा, मगर इंस्पेक्टर तंज से हंसा और उसे लेकर उसके घर की तरफ चल पड़ा। घर के दरवाजे तक पहुंचते पहुंचते रामेश्वर के कदम लड़खड़ा रहे थे। उसे महसूस हो रहा था जैसे उसका हर कदम उसे किसी अंधी खाई की तरफ लेकर जा रहा हो। दरवाज़ा खटखटाने पर बहू ने दरवाज़ा खोला था। रामेश्वर और पुलिस को देखकर एक पल के लिए वो चौंकी, मगर उन्हें अंदर आने का रास्ता दिया और ख़ुद अपने चेहरे पर लाचारी दिखाने लगी। चेहरे के भाव ऐसे थे जैसे वो बहुत जुल्म का शिकार हो रही हो। उसकी आंखें झुकी हुई थीं और कंधे हल्के से झुके हुए थे, जैसे वो किसी लंबी पीड़ा से गुजरकर अभी अभी आई हो। इंस्पेक्टर ने रस्मी अंदाज में कहा, मिसेस वैशाली, आपके ससुर का कहना है कि उन्होंने आपके साथ कोई भी ज्यादती नहीं की और इस चीज़ की गवाही की वो आपसे दिलवाने के लिए हमें यहाँ पर लेकर आए हैं। आप इस बारे में क्या कहेंगी? वैशाली ने आंखों में आंसू भरकर इंस्पेक्टर की तरफ देखा और कुछ पल चुप रही। इस खामोशी में रामेश्वर के दिल की धड़कनें तेज़ हो गईं। फिर वैशाली ने धीरे से कहा, मैं अब इनसे नहीं डरूंगी, मैं अत्याचार को और नहीं सह सकती। इंस्पेक्टर साहब, यही मेरे ससुर हैं और यही मेरे साथ इतना घिनौना काम करते रहे हैं। ये सुनकर रामेश्वर की आंखें हैरत से फैल गईं। उसे लगा जैसे ज़मीन उसके पैरों के नीचे से निकल गई हो। वैशाली ने बात जारी रखते हुए कहा, मेरा पति विदेश में है, मैं उसे वहाँ बैठे हुए ये सब बताकर परेशान नहीं करना चाहती, इसीलिए चुपचाप इनका हर अत्याचार बर्दाश्त करती रही। मगर बर्दाश्त की भी एक हद होती है। मैं और इनके पाप पर पर्दा डालकर अपनी अंतरात्मा की अदालत में शर्मिंदा नहीं हो सकती। भले मेरा घर ख़राब होता है तो हो जाए, मेरा पति मुझे घर से निकालता है तो निकाल दे, लेकिन मैं इंसाफ लेकर रहूँगी
और ये मेरी जंग उन सारी महिलाओं के लिए है जो घर बैठे अपने घर वालों की तरफ से ऐसी ही प्रताड़ना, हरेसमेंट का शिकार होती रहती हैं। वैशाली की बातें सुनकर रामेश्वर पर खड़ो पानी पड़ गया था। उसके हाथ कांपने लगे और वो एकदम ही दीवार का सहारा लेने लगा। उसने हैरत से वैशाली की तरफ देखा और बोला, बेटी, ये तुम क्या कह रही हो? तुम मेरी बेटी जैसी हो। मैंने तो कभी तुम्हारी तरफ गलत नज़र से देखा तक नहीं है। तुम मुझ पर इतना बड़ा कलंक लगा रही हो। कुछ तो सोच समझ के बोलो, मेरी बदनामी हर तरफ हो जाएगी। वो सिसकियों के साथ बोल रहा था और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। रामेश्वर जैसे वैशाली के सामने गिड़गिड़ाने लगा था। उसके स्वर में बेबसी थी और शरीर में कंपन था। मगर वैशाली ने अपना रुख मोड़ लिया और कहा, इंस्पेक्टर साहब, इन्हें ले जाइए और कड़ी से कड़ी सज़ा दीजिए। मैं हर मुकदमे में इनके खिलाफ गवाही देने के लिए तैयार हूँ। उसके शब्दों में अजीब सी कठोरता थी जो उसकी भूली सूरत से मेल नहीं खाती थी। उसकी नज़रें ज़मीन पर थीं मगर स्वर फौलाद जैसा मजबूत था। इंस्पेक्टर ने एक पल के लिए दोनों को देखा। उसकी आंखों में न हमदर्दी थी न दया। उसने इशारा किया और हवलदार ने रामेश्वर के हाथों में हथकड़ी लगा दी। हथकड़ी की ठंडी धातु जैसे रामेश्वर के अस्तित्व में उतर गई। उसके होठों पर खामोश प्रार्थना थी और आंखों में टूटी हुई उम्मीद। मोहल्ले के कुछ लोग दरवाजे के बाहर जमा हो चुके थे और कानाफूसी होने लगी। किसी की आंखों में जिज्ञासा थी और किसी की आंखों में नफरत थी। जब रामेश्वर को घर से बाहर ले जाया जाने लगा तो उसने एक बार फिर पीछे मुड़कर वैशाली को देखा। इस नज़र में सवाल भी था और शिकायत भी थी और विनती भी थी, मगर वैशाली ने उसकी तरफ नहीं देखा। वो खामोशी से एक तरफ खड़ी रही और उसके चेहरे पर ऐसी गंभीरता थी जैसे उसने अपने दिल पर पत्थर रख लिया हो। पुलिस की गाड़ी का दरवाज़ा बंद हुआ और वो गाड़ी धीरे धीरे गली से निकल गई। गली में एक अजीब सी खामोशी फैल गई। वैशाली दरवाजे के पास खड़ी देर तक उसी तरफ देखती रही जिधर गाड़ी गई थी। वैशाली खामोशी से पीछे हट गई। दरवाज़ा उसने खुला रहने दिया था क्योंकि वो जानती थी कि अभी गली में मोहल्ले वालों की भीड़ लग जाएगी और सब रामेश्वर की गिरफ्तारी का कारण पूछेंगे। कुछ लोग मज़े लेने वाले होंगे और कुछ रामेश्वर के शुभचिंतक होंगे, मगर वो लोगों के सवालों के जवाब देने के लिए तैयार थी। उसने बहुत सोच समझकर ये साजिश रचाई थी। इसके अंजाम से वो अच्छी तरह परिचित थी। उसे पता था कि अभी उसके घर में मोहल्ले वालों का आना जाना शुरू हो जाएगा, इसलिए उसने दरवाज़ा खुला छोड़ दिया था। उसकी सोच के मुताबिक अभी उसे कमरे में गए 5 मिनट भी नहीं बीते थे कि आंगन से शांति मौसी की आवाज़ आने लगी। वो तेज़ आवाज़ में वैशाली को पुकार रही थीं। वैशाली जब उनके सामने गई तो उसने अपने चेहरे पर थकान और दुख की ऐसी तस्वीर बना ली जैसे कई रातों से सोई ना हो। शांति मौसी ने गहरी सांस ली और बोली, रामेश्वर ने ऐसा भी क्या पाप कर दिया था कि तुमने उसे गिरफ्तार करवा दिया? पुलिस वाले तो बहुत उल्टी सीधी बातें कर रहे थे, मगर मुझे किसी बात पर यकीन नहीं आया। हमारा और रामेश्वर का बरसों पुराना साथ है। मैं तो उसके बारे में फैली हुई ऐसी अफवाहों पर विश्वास नहीं कर सकी। तुम बताओ वैशाली, क्या सच है? वैशाली ने एक पल के लिए नज़रें झुका लीं। उसकी पलकों पर आंसू उतरने लगे। फिर उसने भारी और दुख भरी आवाज़ में कहा, क्या बताऊं मौसी, जो कुछ पुलिस वाले कह रहे थे वही सच है। मेरा ससुर मुझे पीड़ा का निशाना बनाता रहा। उसने ना जाने मेरे साथ क्या क्या किया है। उसके अत्याचार को सहते सहते जब मैं थक गई तो ये कड़ा कदम उठाने पर मजबूर हो गई। पता नहीं नवीन मेरे साथ क्या सलूक करेगा, मगर मैं हर अंजाम के लिए तैयार हूँ। जब इज्जत ही नहीं रही तो मुझे इस ज़िंदगी का क्या करना है? ये कहते हुए वो फूट फूट कर रोने लगी। उसकी हिचकियों से शब्द टूटने लगे। शांति मौसी ने फौरन उसे अपने गले लगा लिया और उसके सर पर हाथ फेरने लगी। वो खुद भी रो रही थी और बार बार यही कह रही थी कि भगवान न्याय करेगा और तुम्हें हिम्मत देगा। इसके बाद लगभग मोहल्ले के हर घर से कोई ना कोई सदस्य आता रहा। सब पुलिस वालों की कही हुई बातों की तहकीकात करते रहे। वैशाली बिना किसी झिझक के सबसे यही कहती गई कि वाकई रामेश्वर उसके साथ गलत काम करता था और इसी वजह से उसने उस पर केस कर दिया है।
वो रामेश्वर जो मोहल्ले भर में सम्मानित और शरीफ मशहूर था, बहू के एक कदम की वजह से वो हर तरफ बुरी तरह बदनाम हो गया था। पूरा मोहल्ला उसके बारे में तरह तरह की बातें कर रहा था। कोई उसे अपराधी कह रहा था और कोई उसे गालियां दे रहा था। कुछ लोग अफसोस जता रहे थे और कुछ खुशी। वैशाली हर बात खामोशी से सुनती रही। उसके दिल में एक अजीब सी ठंडक भी थी और एक अजीब सा डर भी। ठंडक इस बात की कि उसने अपने रास्ते का कांटा हटा दिया था, और डर इस बात का कि अगर कभी सच सामने आ गया तो फिर क्या होगा। शाम तक उसके घर के दरवाजे पर लोगों का आना जाना जारी रहा। कोई हमदर्दी के शब्द कहता और कोई सिर्फ जिज्ञासा के लिए आता। वैशाली ने सबके सामने एक ही कहानी दोहराई। उसके स्वर में कभी कमजोरी ना आई। वो जानती थी कि अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं। उसने जो रास्ता चुना था वो उसे किसी अंजाम तक ज़रूर ले जाने वाला था। इधर रामेश्वर को थाने में ले जाया गया और जेल की सलाखों के पीछे बंद कर दिया गया था। थाने की दीवारें सर्द और बेरहम थीं। वहाँ हर आवाज़ गूंज बनकर लौटती थी। रामेश्वर दुहाइयाँ देता रह गया कि उसने कोई गलती नहीं की और कोई पाप नहीं किया, वो निर्दोष है, मगर किसी ने उसकी एक न सुनी। हवलदारों के चेहरे ऐसे थे जैसे उन्हें उसकी बात सुनने की पड़ी ही न हो। रामेश्वर ने पुलिस इंस्पेक्टर की मिन्नतें शुरू कर दी। वो सलाखों के पीछे खड़ा हो गया और हाथ जोड़कर बोला, एक बार मुझे मेरे बेटे से बात करवा दो। वो परदेश में है, लेकिन मुझे विश्वास है कि मेरा बेटा मुझसे इतना प्रेम करता है कि सारे मामले को संभाल लेगा। लेकिन पुलिस वाला उसकी तरफ से मुंह फेरे हुए था। उसने कोई जवाब नहीं दिया, जैसे उसके लिए रामेश्वर की बातों का कोई महत्व ही ना हो। थोड़ी देर बाद इंस्पेक्टर और 2-3 हवलदार सलाखों के बीच आए। दरवाज़ा बंद कर दिया गया। उनके हाथों में तरह तरह की चीज़ें थीं जिनसे वो चोट लगाते थे। उन्होंने रामेश्वर को मारना शुरू कर दिया। वो उससे जुर्म कबूल करवाने की कोशिश कर रहे थे, मगर रामेश्वर की एक ही बात थी कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। उसकी आवाज़ कमज़ोर होती जा रही थी, मगर शब्द वही थे। उन्होंने मार मार कर रामेश्वर की हड्डियां तोड़ दी। उसके पूरे शरीर से खून बह रहा था, मगर फिर भी वो जुर्म कबूल करने के लिए तैयार नहीं था। वो कैसे जुर्म कबूल करता जबकि उसने ऐसा कोई पाप किया ही नहीं था। वो बेवजह खुद को पूरी दुनिया में बदनाम नहीं करना चाहता था। उसे अपने बेटे का ख्याल आ रहा था, उसे अपनी पत्नी का ख्याल आ रहा था जो स्वर्ग सिधार चुकी थी। वो सोच रहा था कि अगर वो आज टूट गया तो उसके नाम के साथ हमेशा के लिए एक दाग लग जाएगा। उसका बेटा कभी सर उठाकर नहीं चल सकेगा। मार खाते हुए उसकी आंखों के सामने उसकी पूरी ज़िंदगी घूमने लगी। उसकी जवानी के दिन, उसकी मेहनत, उसकी ईमानदारी, वो सब जो उसने एक सम्मानित नागरिक बनने के लिए किया था। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि वो आज उसी व्यवस्था के हाथों कुचला जा रहा है जिसकी वो हमेशा इज्जत करता रहा था। जब हवलदार थक गए तो उन्होंने उसे कोने में फेंक दिया। रामेश्वर अधमरा हो चुका था। उसकी सांसें तेज और उखड़ी हुई थीं। उसका शरीर दर्द से काँप रहा था, मगर उसका दिल अभी जिंदा था। उसकी आंखों में एक ही प्रार्थना थी कि ईश्वर सच को साबित कर दे, वो सच जो आज अंधेरे में दफन हो चुका था। रात गहरी होती गई। थाने के बाहर सन्नाटा छा गया, मगर रामेश्वर के दिल का शोर कम न हुआ। उसे हर पल यही लगता रहा कि उसके साथ बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। वो सोचता रहा कि वैशाली ने उसके साथ ऐसा क्यों किया। वो उसे अपनी बेटी की तरह समझता था। उसने कभी उसके साथ बुरा नहीं किया था। फिर ये सब क्यों हुआ? अगले दिन रामेश्वर और वैशाली का केस अदालत में पेश कर दिया गया। कुर्सी पर बैठा हुआ जज शक्ल से न्यायप्रिय लग रहा था। रामेश्वर की मार खा खाकर हालत बुरी हो गई थी। उसके हाथ की हड्डी टूट चुकी थी और एक हाथ की 2 उंगलियां टूट चुकी थीं। इस मार के नतीजे में उसके ऊपर बहुत जख्म आए थे, जिनसे उठती हुई पीड़ा ने रामेश्वर को बेहाल कर रखा था। मगर इस पीड़ा के सामने कुछ भी नहीं थी जो बेटी जैसी बहू ने उस पर ज़बरदस्ती का आरोप लगा कर दी थी। वो जानता था कि हर दुख और हर तकलीफ़ का इलाज हो जाएगा, लेकिन इस कलंक का इलाज किसी तरह भी संभव नहीं था। वैशाली भी अपने केस की सुनवाई के लिए अदालत में पहुंच चुकी थी
और उसने जब रामेश्वर की ऐसी हालत देखी तो उसे बहुत खुशी हुई थी। उसने कठोर आंखों से रामेश्वर की तरफ देखा और रामेश्वर को जैसे उसके सारे सवालों के जवाब मिल गए थे। केस की सुनवाई शुरू हो गई। सबसे पहले वैशाली का वकील आगे आया और उससे वैशाली की तरफ से लगाए गए आरोपों के बारे में जज को विस्तार से बताया। रामेश्वर का कोई भी वकील नहीं था। जज ने रामेश्वर की तरफ देखा और कहने लगा, आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे और आपका वकील कौन है? रामेश्वर ने कांपती आवाज़ में कहा, जज साहब, मेरा कोई वकील नहीं है और मेरा न्याय मेरा ईश्वर करेगा। मैंने ये सब नहीं किया। जज ने रामेश्वर की बात भी ध्यान से सुनी थी और फिर वैशाली की तरफ देखा और उसे अपनी मेडिकल रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा। जज की बात सुनते ही वैशाली के पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई। ये तो उसने सोचा ही नहीं था कि उसे मेडिकल रिपोर्ट पेश करने का आदेश दे दिया जाएगा। उसका चेहरा बिल्कुल सफ़ेद पड़ गया। वो जानती थी कि मेडिकल रिपोर्ट अदालत में पेश हो जाने का क्या मतलब होगा। उसका सच सामने आ जाएगा। काश ये बात उसके दिमाग में पहले आ जाती, मगर अब उसने खुद ही मुसीबत को न्योता दे दिया था। अदालत में ही वैशाली के सैंपल ले लिए गए और उसका पूरा मेडिकल भी करवाया गया। 2 दिन बाद रिपोर्ट मिलने वाली थी और केस की सुनवाई को भी 2 दिन के लिए स्थगित कर दिया गया। जज साहब को मेडिकल रिपोर्ट्स देखकर ही फैसला करना था। 2 दिन बाद अदालत एक बार फिर भरी हुई थी। रामेश्वर को जेल से लाया गया तो वो पहले से भी ज़्यादा कमज़ोर नज़र आ रहा था। उसके चेहरे का रंग पीला था, आंखें धंस चुकी थीं, शरीर पर घाव के निशान साफ थे। जेल में ना उसे उचित इलाज मिला था और ना ही ठीक तरह से खाना। हर कदम उसके लिए बोझ बन चुका था, मगर वो फिर भी खामोशी से चलता रहा। शायद वो उस दिन का इंतज़ार कर रहा था जब सच खुद बोलेगा। वैशाली भी अदालत में मौजूद थी। उसके चेहरे पर अब वो विश्वास न था जो पहले दिन था। वो बार बार नज़रें चुरा रही थी। जज अपनी सीट पर आया और कार्यवाही शुरू हुई। सबसे पहले मेडिकल रिपोर्ट पेश की गई। रिपोर्ट्स देखते ही अदालत में खामोशी छा गई। रिपोर्ट में स्पष्ट था कि वैशाली के आरोप चिकित्सीय साक्ष्यों, मेडिकल एविडेंस के से साबित नहीं होते। किसी तरह की ज़बरदस्ती या रेप का कोई सबूत मौजूद नहीं था। रिपोर्ट बिल्कुल उलट आई थी। इसके बाद एक और फाइल पेश की गई। इसमें वैशाली के मोबाइल डेटा और गवाहों के बयान थे। इन सबूतों से साबित हुआ कि वैशाली किसी और पुरुष के साथ संबंध में रही थी। उसके संदेशों और मुलाकातों का रिकॉर्ड मौजूद था। अदालत में मौजूद लोग एक दूसरे को देखने लगे। वैशाली का चेहरा सफ़ेद पड़ गया, उसके हाथ कांपने लगे और वो कुर्सी पर सिमट सी गई। जज ने कठोर स्वर में कहा कि अदालत के सामने एक निर्दोष व्यक्ति को झूठे आरोप में फंसाया गया है। अदालत ने रामेश्वर को बाइज्जत बरी करने का ऐलान किया और वैशाली के खिलाफ झूठा आरोप लगाने और अदालत को गुमराह करने के तहत कार्रवाई का आदेश दिया। ये सुनते ही रामेश्वर की आंखों में आंसू भर आए, मगर वो खुशी के आंसू न थे, बल्कि उन दिनों की पीड़ा के थे जो वो बर्दाश्त कर चुका था। मगर उस पल रामेश्वर के शरीर ने उसका साथ छोड़ दिया। वो हल्का सा लड़खड़ाया और फिर अचानक ज़मीन पर गिर पड़ा। अदालत में शोर मच गया। सबकी नज़रें उसी पर जम गईं। कोई पानी लाने भागा और कोई उसे उठाने के लिए आगे बढ़ा, मगर उसका शरीर बेजान सा पड़ा था। उसके शरीर पर एक अजीब सा सुकून था, जैसे अब उसे किसी से कुछ कहना बाकी न रहा हो। उसी पल अदालत के दरवाजे खुले और नवीन अंदर आया। वो जल्दी में था और सांस फूली हुई थी। एक पड़ोसी ने उसे फ़ोन करके सब कुछ बता दिया था और वो पहली फुर्सत में इंडिया आ गया था। वो पिता को देखकर दौड़कर आगे बढ़ा, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। रामेश्वर प्रसाद आंखें बंद कर चुके थे। वो सच सुनने के बाद भी जिंदगी की जंग हार चुके थे। नवीन ने पिता के सर को अपनी गोद में रखा और फूट फूट कर रो पड़ा। उसकी सिसकियां अदालत की खामोश फिजा में गूंजने लगी। फिर वो धीरे से उठा और वैशाली की तरफ देखा। उसकी नज़र में गुस्सा भी था और नफरत भी। उसने जज के सामने खड़े होकर कहा कि वो वैशाली को हमेशा के लिए त्यागता है और इसके लिए कठोर सज़ा की मांग करता है, और साथ ही इन पुलिस ऑफिसर हवलदार को भी कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। अदालत ने वैशाली को हिरासत में लेने का आदेश दे दिया
और पुलिस वालों के खिलाफ केस किया गया। उसका सर झुक गया और आंसू बहने लगे, मगर अब इन आंसुओं की कोई कीमत न थी। उसने जिस खेल की नींव झूठ पर रखी थी वही खेल उस पर भारी पड़ गया था। रामेश्वर प्रसाद को निर्दोषता का प्रमाण मिला, मगर वो उसे देखने के लिए जिंदा न थे। नवीन ने पिता के शव को गले लगाया और मन ही मन वादा किया कि वो इनके नाम को हमेशा पवित्र रखेगा। अदालत खाली होने लगी, मगर उस दिन वहाँ मौजूद हर इंसान के दिल पर एक बोझ रह गया। ये बोझ उस सच का था जो बहुत देर से सामने आया। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी ही एक और मोटिवेशनल कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।